हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने बहुत ही जो है वो पीएच के बारे में पढ़ा था। बेसिक आइडिया ऑफ पीएच, ठीक है, कि पीएच क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लॉग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीके, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू, ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी कि ये कांस्टेंट्स होते हैं और अगर इनकी वैल्यू आपको निकालनी है के ए के बी है ना, तो इनसे इनकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछली क्लास में हमने ये सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। इसके अलावा हमने एंटी लॉग लेना भी सीखा था लास्ट क्लास में। और फिर लास्ट में हमने बात करी थी भैया आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड के बारे में बहुत सारी चीजें हमने देखी। मैंने कहा क्वेश्चन जो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। क्या वीक बेस का आयोनाइजेशन कैसे होता है। तो टॉपिक जो रहेगा आज का, यहां से ही हम स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, ठीक है। वे देखो जरा कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस का आयोनाइजेशन जो है वो कैसे होता है, ये हमें समझना है। तो कोई भी हमारे पास वीक बेस है, मान लो BOH इज ए वीक बेस, और इसको आयनाइज करने के लिए आपको इसको किस में मिलाना पड़ेगा, पानी में मिलाना पड़ेगा। तो मैंने पानी में इसको मिलाया और ये जो है ये कैसा है, ये है भैया जी वीक, ठीक है। अब ये आयनाइज होगा, ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा भैया जी, B प्लस और ये OH माइनस, इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक। तो T इज इक्वल टू जीरो पर मान लो इसकी कंसंट्रेशन हमने C ली, ये जीरो और ये जीरो। T इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन कितनी है, C है। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, आयनाइज होगा और थोड़ी देर बाद में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। तो मैं यूं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम। भैया जी इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना आयनाइज होता है उसको अल्फा बोलते हैं। मैं बार बार जो अल्फा के बारे में आपको बताता हूं, और बार बार इसीलिए बताता हूं क्योंकि भैया आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा बहुत ही जरूरी है। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं पर अगर अल्फा, परसेंटेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनमें अटक जाओ तो आपको ध्यान में रखना है यार, इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना आयोनाइज होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम अल्फा बोलते हैं। तो T इक्वल टू जीरो पर तो C, और ये एट इक्विलिब्रियम एक में से आयोनाइज हुआ अल्फा, तो C में से कितना आयोनाइज होगा, C अल्फा। तो बचा कितना, C माइनस C अल्फा। ये C अल्फा और ये कितना, C अल्फा। क्लियर है बात। फिर देखना जरा कि इसके लिए अगर मैं K इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन B प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय BOH की कंसंट्रेशन, ऐसे ही आएगा इसके लिए, है ना। अब आप देखो कि जो K इक्विलिब्रियम है ना, इसको हम यहां पर बोलते हैं KB। दिस इज KB। पहले हमने क्या लिया था, KA, और A स्टैंड्स फॉर एसिड एंड हियर B स्टैंड्स फॉर बेस, ठीक है। तो B जो है ना, इसको हम बोलते हैं, B बेसिकली बेस के लिए है, और K जो है, K हमारे पास होता है, दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो ये हमारे पास होता है भैया आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इज Kb, ठीक है। अब देखो कि अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो मैं वैल्यूज अगर लिखूंगा तो Kb इज इक्वल टू ये आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, नीचे C 1 माइनस अल्फा, C से C क्या हुआ, कैंसिल। तो Kb इज इक्वल टू आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb, ओके। तो ये हमारे पास Kb की वैल्यू है। और वही बात मैंने आपको बार बार कहा था कि इस पूरे चैप्टर में बार बार घुमा फिरा के एक ही एक इक्वेशन बनती है, वही इक्वेशन वापस से बनने जा रही है मेरे भाई। तो अगेन वही इक्वेशन बन रही है। तो यहां से मैं ये बोलूंगा कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, और वीक के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और हमने ये मान लिया कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, then I can say 1 minus alpha will be nearly equal to 1. In this case Kb will be equal to C alpha square। देख लो जरा वापस से वो ही इक्वेशन बन रही है, सेम टू सेम वो ही एक्सप्रेशन बनेगा, सब कुछ सेम चीजें, बस H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, OH माइनस, Ka की जगह क्या आ जाएगा, Kb आ जाएगा, PH की जगह क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट Kb बाय C। पहले क्या इक्वेशन आई थी, अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट Ka बाय C। क्लियर है बात। फिर देखना जरा, हमें तो जो है वो सबसे जरूरी चीज कि आपको पूछेगा पीएच या पीओएच। अब क्योंकि H प्लस की जगह हमारे पास क्या है, OH माइनस, मुझे सोच समझ के बता दो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपको इक्विलिब्रियम पर कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है मेरे भाई, C अल्फा दिख रहा है। तो OH माइनस इक्वल टू C अल्फा।
क्लियर है बात? तो ये हमारे पास OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई, कितनी आ गई? C अल्फा आ गई, है ना? पहले क्या था यहीं पर H प्लस था। या फिर आप यूं कहो कि OH माइनस, अगर आपको मान लो C और अल्फा दे रखा है तो आप OH ऐसा निकाल लो। या फिर जो है वो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो C इंटू अंडर द रूट KB बाय C, रूट C कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आया OH माइनस इक्वल टू अंडर द रूट KB इंटू C। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, तो यही क्या है? OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन है हमारे पास। अगर क्वेश्चन में आपको KB और C दे रखा है तो आप OH ऐसे कैलकुलेट करोगे, और अगर क्वेश्चन में आपको C और अल्फा दे रखा है तो OH आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। फिर देखो कि हमें तो यहां से क्या करना है, पीओएच याद करना। मैंने आपको कहा था पीएच का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना तो पीएच का फॉर्मूला होगा ना पीओएच का। आपको इस चैप्टर में मैं कोई फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करता हूं कि याद रखना है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कंसेप्ट दिमाग में रखो, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो भैया फॉर्मूला हम खुद डिराइव कर लेंगे। आपको यहां से वीडियो को पॉज करो, पीओएच का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, जैसे मैंने जो है आपको पीएच का फॉर्मूला डिराइव करना पिछली क्लास में बताया था, है ना? तो देखो जरा मैं एक काम कर रहा हूं कि इसको अगर मैं यू लिख रहा हूं, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KB की पावर 1/2 और C की पावर 1/2, तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो मैं यू बोलूंगा लॉग OH माइनस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भैया जी लॉग KB की पावर 1/2 और प्लस लॉग C की पावर 1/2। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि ये जो है वो हमारे पास कैसा आएगा, ये log A इंटू बी हो जाएगा ना, तो log A इंटू बी को मैं लिख सकता हूं log A प्लस log B। और भैया देखो log A की पावर B है, log A की पावर B पावर कहां जाएगी, सामने आ जाएगी, तो मैं इसको यू लिख सकता हूं log OH माइनस इज इक्वल टू हाफ log KB प्लस हाफ log C। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस log OH माइनस इज इक्वल टू माइनस हाफ log KB माइनस हाफ log C। क्लियर है? अब देखो जी, हमें तो पता है कि माइनस log OH माइनस क्या होता है, दिस इज POH, ये होता है POH माइनस log KB। ध्यान से देखो ये वही हो गया ना, सेम टू सेम, दिस इज माइनस log ऑफ KB और माइनस log ऑफ KB इज नोन एज PKB, और ये आ जाएगा PKB बाय 2 और इधर माइनस हाफ log C, तो हाफ क्या आ गया कॉमन, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं POH इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ POH ऑफ वीक बेस। तो वीक बेस की पीओएच कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। आसान सा काम है, मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए। तो ये है भैया हमारे पास पीओएच का फॉर्मूला। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ा था रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लास्ट क्लास में, ठीक वैसे ही यहां पर हम बात करेंगे, एसिड की जगह क्या आ गया, बेस, तो यहां पर हम बात करेंगे जी रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। देखिएगा जरा, क्या बात ऐसी है कि एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेस के केस में बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहां पर मैं लिखूंगा रिलेटिव, या फिर आप पहले यूं समझो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो OH माइनस आयन के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब देखो क्या बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है OH माइनस आयंस के, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि एक तरीके से हम अगर रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, हम अगर रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कंपेयर करें तो आपको क्या करना है, दोनों का OH माइनस कंपेयर कर दो, है ना? तो OH माइनस आयन कंपेयर करूंगा, मान लो दो बेस है OH माइनस 1 डिवाइड बाय OH माइनस 2, तो OH किसके इक्वल है, अभी हमने देखा तो OH इक्वल है अंडर द रूट KB बाय C के, तो यहां से मैं ऐसा बोल दूंगा अंडर द रूट KB1 बाय KB2। ये तब लागू है कि अगर दोनों के लिए इफ C1 इक्वल टू C2, कि भाई दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, और वही बात आपको जो इन चारों में से कोई तीन वैल्यूज गिवन होगी, चौथी वैल्यूज आपको पूछेगा। दिस इज रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ आरएनएस के अकॉर्डिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जो वीक एसिड का आयनाइजेशन है उससे और वीक बेस का आयनाइजेशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अभी हम जो है ना इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है और हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आसान सा क्वेश्चन, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले जहां से शुरुआत होती है न्यूमेरिकली,
हम वो ले रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। देखो कि जैसे कोई भी वीक एसिड का सॉल्यूशन है, आपको कंसंट्रेशन दे देगा, अल्फा दे देगा, पीएच पूछ लेगा, या आपको के की वैल्यू देकर जो है पीएच पूछ लेगा, है ना। कितने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये हमें समझना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन इज, आपको ये बोला है मैंने, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.02 मोलर, ठीक है, CH3COOH if the value of ionization constant is, ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, कि जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो हमारे पास कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। तो आपको जो है एक तरीके से अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है, यहां पर मैंने ये भी पूछ लिया, ऑल्सो कैलकुलेट द पीएच ऑफ अबव सॉल्यूशन। आपको जो है ऊपर दिए गए सॉल्यूशन की पीएच भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आपको जो है वीक एसिड के केस में मैंने ये कहा था कि इसके लिए आपको एक तो के गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻, कितना -5, ठीक है। दूसरा आपको इसकी कंसंट्रेशन सी गिवन है 0.02। तो फॉर्मूला एक बताया था मैंने आपको, पीएच इक्वल टू हाफ pKa माइनस log c। आप चाहो तो वो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, लेकिन हम तो जो है वो जो तरीका है कि कुछ भी जुगाड़ करके H प्लस, अब Ka और C दे रखा है तो H प्लस निकालने का तरीका क्या रहेगा, H प्लस इक्वल टू, मैंने कहा था अंडर द रूट Ka इंटू C, आप इससे H प्लस निकालो। तो इससे जब मैं H प्लस कैलकुलेट करूंगा, सॉरी, तो H प्लस इक्वल टू आएगा अंडर द रूट Ka की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻, कितना 5, इंटू C की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.02, ठीक है। तो ये आएगा अंडर द रूट 36 इंटू 10⁻⁸। क्लियर है। तो अब इसको H प्लस को हम सॉल्व करते हैं तो H प्लस आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन में हमारे पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन आ गई। और एक बार अगर H प्लस आ गया तो यहां से हम pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो pH विल बी 4 माइनस log 6, ये हमारे पास pH की वैल्यू आई। तो pH इक्वल टू 4 माइनस log 6, तो pH log 6 कितना बताया था आपको 0.77, तो pH इक्वल टू 3.23, pH तो आ गया, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस केवल H प्लस निकालना है, कुछ भी जुगाड़ करके अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अब आप सोचो कि H प्लस इक्वल टू मैंने क्या कहा था, C अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा H प्लस बाय C। तो H प्लस की कंसंट्रेशन तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है H प्लस की कंसंट्रेशन, अभी हमने कैलकुलेट करी थी 6 इंटू 10⁻⁴, और C की वैल्यू जो है वो अपने पास है 2 इंटू 10⁻⁻2, 0.02 है ना C, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर दो, द वैल्यू विल बी 3 इंटू 10⁻⁻2, बोले तो अल्फा की वैल्यू आई कितनी 3%, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे पास। टोटल देखो सॉल्यूशन में जो है ना, एक तो H प्लस है, एक C है, एक अल्फा है, एक Ka या Kb है, ठीक है। तो इन चार में से कोई भी जो है वो वैल्यूज आपको पूछ सकता है और रेस्पेक्टिवली वैल्यूज गिवन होगी। तो जो भी चीज गिवन होगी उनमें से कोई एक चीज जो है वो आपको, ये जो मैंने चार चीजें बताई ना, कोई एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो भी डेटा गिवन होगा उसके बेसिस पर। क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं, जैसे मान लो एक तो हमने वीक एसिड का कर लिया, एक क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं वीक बेस का, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन, अब वीडियो पॉज करोगे और आप खुद उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। देखिएगा, मैं क्वेश्चन जो है पहले लिख देता हूं। हाँ जी, जैसे आप समझो कि क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये बोला है, इफ द pOH of a 0.1 molar solution of NH4OH is 4 point, ठीक है, ये दे दिया आपको 53, then
calculate the ionization constant and the value of alpha for NH4OH। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप वीडियो को पॉज करो आराम से और इसको चेक करो। मैं इसको मिटा देता हूं। आपको जो है ना बेसिकली एक तो केवी बताना है आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक बेस के लिए, दूसरा जो है आपको क्या करना है इसके लिए अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। आप सोचो कि क्या गिवन है और क्या आपको पूछा है उसके बेसिस पर। देखो जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा है, क्वेश्चन में गिवन है एक तो C 0.1 मोलर, दूसरा आपको गिवन है भैया POH, है ना, क्योंकि ये वीक बेस है ना, तो POH गिवन है कितना है 4.53। तो एक काम करता हूं मैं यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो H प्लस या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो OH माइनस आयन कितना हो जाएगा, एंटी लॉग लेना बताया था ना आपको, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस कितना आएगा 5, और इसको जो आप एक में से माइनस करो, एक में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.47, कितने की वैल्यू होती है 3 की वैल्यू होती है। तो OH माइनस इक्वल टू आया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये तो आ गया OH माइनस। ठीक है, अब देखो कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन एक तो होता है अपने पास अंडर द रूट Kb इंटू C, तो आप इससे जो Kb निकाल सकते हो। तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर द रूट Kb कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 1, 0.1 है ना, तो पॉइंट 1 का मतलब यही हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू Kb इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो Kb की पॉसिबल वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। मान लो ये हमारे पास Kb आ रहा है जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में अल्फा भी पूछा है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट Kb बाय C, यही होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू Kb की वैल्यू आई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C इज 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। दिस इज द अल्फा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं। ये है सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का। आपको जो है वो Ka या Kb से क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा सकता है पीएच या पीओएच कैलकुलेट करवा सकता है। अगर पीकेए और पीकेबी वैल्यूज कैलकुलेट करवाए तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन में पीकेए पूछता या पीकेबी पूछता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर 9 माइनस लॉग 9, ये हो जाता, तो वैल्यू आ जाती है आपके पास किसकी, केबी या पीकेबी। ठीक है, अब देखो कि इस पर हम और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बहुत ही जरूरी चीज हमें अभी पढ़नी है, हम पहले उस पर बात करेंगे, फिर हम और ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे जो है ना अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। देखो जरा कि जो अगला टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, और वो है फैक्ट्स अबाउट वाटर। ठीक है, आपको पानी के बारे में कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं और हम पानी की बातें करेंगे। पानी जो है वो एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था। तो पानी एक इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखो जरा, टॉपिक इज फैक्ट्स अबाउट वाटर। ठीक है भैया, बहुत ही जरूरी चीज है, पानी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और यहीं से जो है वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा कि पानी है बहुत ही एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पहली बात तो कैसे हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कि किसी भी सॉल्यूट को या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपको आयनाइज करना है ना, तो आयनाइज करने के लिए आपको किसी न किसी सॉल्वेंट में उसको मिलाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो मुझे बताओ सॉल्वेंट के तौर पर हम क्या काम में लेते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर हम वाटर काम में लेते हैं। और पानी के केस में भी ऐसा ही करेंगे कि भाई सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं है तो पानी को हम पानी में मिलाएंगे और पानी को क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। तो ये हमारे पास मान लो पानी है इलेक्ट्रोलाइट का, और इसको जो है वो आपने क्या किया, वाटर में मिक्स किया, और इसको वाटर में मिक्स किया तो ये कन्वर्ट हो गया भैया जी H3O प्लस और साथ में OH माइनस, ये इस तरीके से क्या हो गया, आयनाइज हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पानी को पानी में मिलाकर तोड़ दिया। तो आप देखो
कि भाई पानी को पानी में मिला के तोड़ दिया, सब पानी पानी हो गया, है ना। तो T इज इक्वल टू 0 पर आप ध्यान से देखना, ये तो है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, और यहां पर ये काम करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, तो ये H+ रिलीज करेगा, और इसने H+ रिलीज किया तो इसने H+ को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और ये कन्वर्ट हो गया H3O+ और साथ में OH- में, इस तरीके से। क्लियर है बात। अब देखना T इज इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C, ये 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वही बात कि भाई इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना आयनाइज हुआ वो अल्फा, तो एक में से अल्फा आयनाइज हुआ तो सी में से कितना आयनाइज होगा, सी अल्फा। तो ये जो है वो कितना होगा, सी अल्फा, एंड दिस विल बी आल्सो सी अल्फा। आप देखो इसके लिए अगर मैं लिखूं के इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय, मुझे बताओ कि इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हम लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं ना। तो भैया सॉल्यूट वाला जो है इसकी कंसंट्रेशन तो लिखते हैं ना, तो नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक। अब देखो यहां पर जो ये के इक्विलिब्रियम है ना, इसको हम बोलते हैं दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये होता है भैया जी पानी का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। क्या है वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये है के इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, एक तो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है ना वो एक अलग चीज है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है ना ये अलग चीज है, दोनों में ठीक ठाक डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक ठाक नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। कि कई बार जैसे एक केडब्ल्यू, आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी केडब्ल्यू जरूर पढ़ा होगा कहीं पर, तो केडब्ल्यू की वैल्यू आपने कितनी याद कर रखी है, 10⁻⁻14। केडब्ल्यू अलग है, और यहां पर के इक्विलिब्रियम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है, ये चीज ध्यान में रखना। अभी क्या डिफरेंस होता है उस पर आता हूं। अब देखो ये तो ठीक है, अब पानी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ चीजें, कुछ डेटा है जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि भैया डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml, या फिर आप बोल दो 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि 1 ml, 1 सीसी और 1 सेंटीमीटर क्यूब तीनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 ml ऑफ वाटर इज 1 ग्राम। क्या भाई पानी के 1 ml का जो मास होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 ml। क्या पानी के 1 ग्राम मास का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 1 ml होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। आपको भले टेम्परेचर कुछ भी दे, डेंसिटी हम वाटर की 1 ग्राम पर ml ही लेंगे जब तक कि मेंशन ना करें। वैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे मान लो 25 पर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक है, हालांकि 4 डिग्री पर 1 ग्राम पर ml होती है। मैं पिछले केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बता चुका हूं कि डेंसिटी की वैल्यू 1 ग्राम पर ml 4 पर होती है, और 4 पर ये डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो 4 पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे 25 डिग्री पर 0.998 कुछ इस तरीके से डेंसिटी जो हो जाएगी, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो टेम्परेचर आपको कुछ भी दे, जब तक कि अगला स्पेसिफाइड डेंसिटी जो है मेंशन ना करे, हम तो कितनी मानेंगे, 1 ग्राम पर ml ही मानेंगे। क्लियर है बात। अब देखो कि मुझे बताओ मोलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर ml में हो तो ऊपर क्या आएगा, 1000 आएगा। ये हमारे पास मोलरिटी है, ठीक है। आप देखो जरा कि मास, कितना मास है, 1 ग्राम, 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 18, और वॉल्यूम कितना है, 1। तो हमारे पास मोलरिटी आई 1000/18। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्योर वाटर की मोलरिटी हमेशा कितनी होती है, 1000/18। और इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 55.5 मोलर। यानी कि पानी के लिए जो कंसंट्रेशन है ना सी, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि जो सी की वैल्यू आपने ली है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और है कितना, 55.5 बोल दो, या फिर कितना बोल दो, 1000/18 बोल दो। ये पानी की जो है वो मोलरिटी है, कि पानी की मोलरिटी है 1000/18। क्लियर है बात। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये ध्यान में रखनी है, देखो जी कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, भैया पूरे आयनिक में आप ये चीज ध्यान में रखना कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो सारे डेटा चेंज हो जाएंगे, सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। आपकी वैल्यू जो है बदल जाएगी, तो आपको जो है वो पीएच, पीओएच, इन सब की जो है वो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। हम
अगर आयनिक में बात करते हैं, कहीं पर अगर मान लो टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो अगर कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं है, आयनिक आप पढ़ रहे हो, तो आपको केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर कितना मानना है, वहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मानना है। ये टेम्परेचर आपको मानना है पूरे आयनिक में। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो मुझे बताओ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, या फिर मुझे बताओ कि पानी में H3O+ की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा। पानी में OH- की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा। और C अल्फा दोनों क्या है, बराबर है ना। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अल्फा बढ़ेगा तो H+ भी बढ़ा और OH- भी बढ़ा। जिस फैक्टर से H+ बढ़ेगा उसी फैक्टर से OH- बढ़ेगा, क्योंकि भैया ये भी C अल्फा है, ये भी C अल्फा है, लेकिन हमेशा H+ और OH- दोनों रहेंगे इक्वली। क्या H+ बढ़ा है उसी फैक्टर से OH- बढ़ गया, तो हमेशा H+ और OH- इक्वल ही रहेंगे। कि आप जो है वो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो H+ भी बढ़ेगा, OH- भी बढ़ेगा, लेकिन जो दोनों के दोनों एक ही फैक्टर से बढ़ेंगे तो इक्वल रहेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो ये आता है, ध्यान रखना। आप जब गर्म करते हो, पानी को गर्म करते हो तो पानी में H+ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, सही बात है। लेकिन पानी एसिडिक हो जाए ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि भैया H+ बढ़ा तो OH- भी बढ़ा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी न्यूट्रल है तो 90 डिग्री पर एसिडिक या बेसिक हो जाएगा ना, वो न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया 90 पर H+ भी बढ़ेगा और उसी फैक्टर से OH- भी बढ़ जाएगा। तो प्योर वाटर जो होता है ना, वो हर टेम्परेचर पर न्यूट्रल ही होता है, हर टेम्परेचर पर न्यूट्रल होता है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि पानी में हमेशा H+ और OH- दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर है बात। तो हीट करोगे तो भैया पानी जो है ना एसिडिक या बेसिक नहीं होगा, न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा। ठंडा करोगे तो पानी एसिडिक या बेसिक नहीं होगा, न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। अब देखना जरा, क्या मैं यहां से यूं बोलूंगा कि मुझे बताओ, देखो H+ और OH- मैंने कहा ना दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, H+ इक्वल टू OH-, और ये है C अल्फा के इक्वल, है ना। और भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ये होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये डेटा है जो कि आपको दिमाग में रखना है, जो ध्यान में रखना है कि पानी में प्योर वाटर में H+ और OH- हमेशा C अल्फा के इक्वल है और 10⁻⁷ मोल पर लीटर के इक्वल ये वैल्यूज होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है बात, है ना। तो ये हमारे पास वाटर के बारे में फैक्ट्स है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, H+ और OH- और H2 की कंसंट्रेशन की वैल्यूज रख दूं, तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू मिलेगी K इक्विलिब्रियम की। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, भैया H3O+ तो कितना है 10⁻⁷, OH- भी कितना है 10⁻⁷, डिवाइड बाय ये आ गया भैया H2O की कंसंट्रेशन अभी हमने कैलकुलेट करी थी कितना 1000/18, तो 1000/18 चला गया कहां ऊपर, तो K इक्विलिब्रियम निकल के आया 1.8 into 10⁻⁻16। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। तो ये पानी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या आई है, वैल्यू आई है। क्लियर है। अब देखो ये जो K इक्विलिब्रियम है ना, इसको दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास होता है भैया वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और ये वैल्यू है भैया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बदलोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर अल्फा बदलता है, अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ेगा H+ और OH- भी क्या होगा, बढ़ेगा। H+ और OH- बढ़ेगा तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बढ़ेगी। और हमें ये ध्यान में रखना है, टेम्परेचर चेंज करोगे डेंसिटी में कोई इतना ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो m की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये वाली जो चीज है ना H2O, ये तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो अब आप एक चीज देखो कि आपने ये लिखा कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, भैया H3O+ लिख दो चाहे H+ लिख दो, एक ही बात है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये हमारे पास क्या है, K इक्विलिब्रियम। अब ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हमारे पास आया कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू H3O+ इनटू OH-। और भैया देखो जरा कि ये कांस्टेंट और कांस्टेंट दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बनता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं KW। तो KW की वैल्यू आई हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- एंड KW इज नॉन एज
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। और Kw है क्या, तो वास्तव में Kw जो है ना, हमने K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 को रिप्लेस किया है किससे, Kw से, और Kw को ही हम बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट या सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब देखो जरा इसके बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन बोल दो, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितने निकल के आएगी, देखो जरा, कि अगर वैल्यूज रखोगे है ना, तो Kw इज इक्वल टू ये आया 10 टू द पावर -14, ठीक है, 10 टू द पावर -14, है ना, कि मैंने H3O प्लस की कंसंट्रेशन रखी कितनी, 10 टू द पावर -7, और OH माइनस की वैल्यू रखी 10 टू द पावर -7, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड Kw इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, ठीक। और साथ में यहाँ पर H3O प्लस देखो, H3O प्लस कितना है, ये है 10 टू द पावर -7, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, तो ये मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो Kw की यूनिट कई बार पूछ लेता है, यूनिट विल बी मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kw, बट दिस वैल्यू इज एट ओनली ऑन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू केवल और केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अगर Kw की वैल्यू ये आई है, तो Pkw, मुझे बताओ Pkw कितना आ जाएगा, 14, पहले बात कर चुके हैं, Pkw इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kw, तो Kw की वैल्यू अगर 10 टू द पावर -14 है, तो Pkw विल बी कितना, 14, ओके। अब देखो कि मुझे बताओ कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो Kw की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो Kw क्या होगा, भैया मैंने कहा अभी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो H प्लस अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, और H प्लस इक्वल टू सी अल्फा बढ़ेगा, यानी H प्लस भी बढ़ा, OH माइनस भी बढ़ा, तो ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो Kw की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, अभी हमने देखा H प्लस और OH माइनस वाटर में बराबर होते हैं, कितने होते हैं, 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, और यही वैल्यू जो है ना, यहाँ पर देखोगे Kw की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -14, और फिर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो H प्लस है वो रहेंगे OH माइनस के इक्वली, और ये हो जाते हैं 10 टू द पावर -6 मोलर, ठीक, और Kw की वैल्यू जो है ये हो जाती है 10 टू द पावर -12, ठीक है। यहां पर देखोगे Pkw कितना आएगा, Pkw 14, और यहां पर देखोगे Pkw की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो, ध्यान से देखो, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो Kw की वैल्यू 10 टू द पावर -14 से कहां गई, 10 टू द पावर -12 आ गई, कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो Kw की वैल्यू बढ़ गई। फिर देखो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाया तो Pkw क्या हो गया, Pkw कम हो गया, पहले Pkw की वैल्यू थी कितनी, 14, अब Pkw की वैल्यू आ गई कितने, 12, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो Pkw की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कई बार स्टेटमेंट यहां से बना के आपको दे देता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास Kw ऑफ वाटर, इसको जो है ना आयनिक प्रोडक्ट, Kw को मैं लिख देता हूं, दिस इज Kw इज आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या तो इसको आयनिक प्रोडक्ट बोलो, या फिर इसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे, इसको कई जगह ऐसा भी लिखा होता है KSIC, है ना, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। अभी इसकी हम अलग से बात करेंगे, हम अमोनिया के लिए भी सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे, अल्कोहल के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जो है वो हमारे पास वाटर के बारे में जो फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। इनमें जो है वो कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी पड़ती है, जैसे आपको वैल्यूज कि H प्लस कितना होगा, OH माइनस कितना होगा, ये वैल्यूज तो याद ही रखनी पड़ेगी ना। अब देखो क्या, इसको तो मैं मिटा देता हूं, एक बार जो है वो हम यहाँ पर, चलो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना जो KSIC बता रहा हूं, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको टॉपिक को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम अभी वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो Kw की वैल्यू, Pkw की वैल्यू, पानी में जो H प्लस है, OH माइनस है, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब आप समझो जरा, क्या हमारे पास हेडिंग है कि भैया अल्फा ऑफ, या कैलकुलेशन ऑफ अल्फा,
कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फॉर वाटर। ठीक है कि भैया जी पानी के लिए आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पानी के लिए अल्फा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी मैंने कहा था पानी में जो H3O प्लस है या जो H प्लस है ये होता कितना है, सी अल्फा। वाटर के लिए जो हमने इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन लिखी ना कि H3O प्लस या H2O प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस प्लस OH माइनस, वहां से देखो कि H प्लस है कितना, H प्लस इक्वल है सी अल्फा के। तो यहां से अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूं, ये वैल्यू आ रही है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। H3O प्लस तो होता है 10⁻⁷, और C मैंने बताया 1000/18, और ये है अल्फा। तो आप देखो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁹ ये आएगा। या फिर आप कहो कि परसेंटेज अल्फा, तो 1.8 इंटू 10⁻⁷%। देखो ये अल्फा आ रहा है। मैंने कहा कि अल्फा होता क्या है कि इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना आयनाइज होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम आने तक यहां पर एक में से कितना आयनाइज होगा भैया, 10⁻⁹ यानी 0.000000009, केवल जो 0018, ठीक है, इतना जो आयनाइज होगा, बहुत ही कम। तो इक्विलिब्रियम आने तक इतना कम आयोनाइज होता है, इसीलिए मैंने आपको अलग से पॉइंट लिखवाया था कि वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इससे हमें पता चलता है सो वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो हमारा पानी है ये एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हुआ भैया वाटर का अल्फा। अब देखो क्या, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो एसिडिक सॉल्यूशन है ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो उस पे कौन सा आयन होगा, H प्लस होगा कि OH माइनस होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा आयन होगा? अगर आपका जवाब है, आप कह रहे हो कि सर H प्लस, तो भाई आप गलत हो। कि सॉल्यूशन चाहे कोई भी हो, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो, H प्लस भी होता है, OH माइनस भी होता है। कि सॉल्यूशन कैसा भी हो, सॉल्यूशन की नेचर कैसी भी हो, हर सॉल्यूशन में H प्लस OH माइनस होता है। अब अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वहां पर H प्लस ज्यादा होगा, सॉल्यूशन बेसिक है वहां OH माइनस ज्यादा होगा, और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो वहां पर दोनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर आएगी। तो अपना जो अगला टॉपिक है ना वो कुछ यही है, या नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना यही है। देखो हाँ जी, कि मैं यूं बोलूंगा कि इन एनी सॉल्यूशन, है ना, या फिर मैं ये कहूं फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, और दोनों होते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखो कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वहां पर बेसिकली जो हम pH और POH को देखेंगे ना, तो pH की वैल्यू POH से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। pH विल बी लेस देन POH, pH की वैल्यू कम आएगी। जैसे मान लो हमारे पास HCl है, अब इसकी pH मान लो 3 है, सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से कम ही होती है जनरली। अभी हम ये भी बात करेंगे कि pH और POH का रिलेशन क्या होता है, तो 3 है तो pH तो 3, POH कितनी, 11। तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH की वैल्यू POH से क्या आती है, ज्यादा कम आती है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर सॉल्यूशन बेसिक है, फॉर बेसिक सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा ना तो H प्लस विल बी लेस देन OH माइनस, ये कंडीशन आएगी। और इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे pH विल बी ग्रेटर देन POH। ठीक, अगर मान लो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो हम ये बोलेंगे कि H प्लस और OH माइनस ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और ये इक्वल रहेंगे तो pH और POH ये भी दोनों क्या रहेगी, सॉल्यूशन में इक्वल रहेगी। ठीक है, अब देखो जरा कि यही कंसेप्ट हमें जो है वो आगे काम में लेना है, कि हमें एक रिलेशन डेराइव करना है pH और POH का। देखो तो नेक्स्ट हेडिंग जो है ना अपनी यही है कि pH और POH का रिलेशन। ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन बिटवीन pH
एंड POH। ठीक है, कि कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के लिए पीएच और पीओएच का रिलेशन हमें अगर फाइंड करना है तो आप ये देखो कि KW इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, KW इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यही होता है KW इज इक्वल टू, है ना। ध्यान रखो क्या KW एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केवल और केवल टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। आप किसी भी सॉल्यूशन में चाहे H प्लस बढ़ा दो चाहे OH माइनस बढ़ा दो, KW चेंज नहीं होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14 है, तो KW तो इतना ही रहेगा। और मैंने कहा कि सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा भी हो, उसमें H प्लस भी होता है OH माइनस भी होता है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, KW के इक्वल होगा। मान लो HCl का सॉल्यूशन है, अब HCl में H प्लस भी है OH माइनस भी है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना है, KW के इक्वल होना है। मान लो NaOH का सॉल्यूशन है, H प्लस भी है OH माइनस भी है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना है, KW के इक्वल होना है। मान लो प्योर वाटर है, H प्लस भी है OH माइनस भी है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, KW के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आप देखना जरा कि मैं काम कर रहा हूं, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, तो अगर हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये आया log KW इज इक्वल टू log H प्लस इंटू log OH माइनस, ऐसा ही होगा। तो यहां पर जब मैं यू लिखूंगा इसको, देखो ये हो गया है log A इंटू B, तो इसको मैं लिख सकता हूं log A प्लस log B इज इक्वल टू log KW। ठीक, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस log KW इज इक्वल टू माइनस log H प्लस, और ये आया माइनस log OH माइनस। क्लियर है, तो माइनस log KW ये क्या हो गया PKW, ठीक, माइनस log H प्लस ये क्या हो गया PH, माइनस log OH माइनस ये क्या हो गया POH। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया है PH प्लस POH का। ध्यान रखना, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर। ये जो रिलेशन होता है ना, ये हर सॉल्यूशन पर लागू होता है, और किसी भी टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर चाहे कुछ भी कर दो, जो आपके जहन में टेम्परेचर आ रहा है वो टेम्परेचर रख दो, कुछ भी टेम्परेचर कर दो, इतना होगा। ठीक है, फिर देखो जरा कि यहां से जो है मैं ये बोलूंगा कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर पर्टिकुलरली टेम्परेचर आपने कितना कर दिया 25 कर दिया ना, तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो जो हम बोलते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि यार PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, ये चीज केवल और केवल किस टेम्परेचर पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदल दोगे तो PH प्लस POH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इनका सम जो है वो बदल जाएगा। तो PH प्लस POH इक्वल टू 14, ये बात केवल और केवल कहां पर लगती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा बाकी किसी भी टेम्परेचर पर यह चीज लागू नहीं होगी। जबकि PH प्लस POH इक्वल टू PKW ये हर टेम्परेचर पर लगता है, हर सॉल्यूशन के लिए लगता है, ये भी हर सॉल्यूशन के लिए लगेगा, लेकिन केवल और केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लगेगा। इसके अलावा टेम्परेचर बदल दोगे तो ये वैल्यू नहीं लगेगी। हर टेम्परेचर पर PH प्लस POH 14 के इक्वल नहीं होती। ठीक है, फिर देखो जरा कि एक होती है न्यूट्रल पीएच, नेक्स्ट इज न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच, ठीक है भैया, देखो कि ये जो न्यूट्रल पीएच है ना, ये क्या होती है कि न्यूट्रल पीएच का मतलब जब सॉल्यूशन कैसा हो, न्यूट्रल हो, और जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो मुझे बताओ H प्लस और OH माइनस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भैया मैं ये बोलूंगा कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू pH ऑफ POH ऑफ सॉल्यूशन। pH और POH क्या हो जाएगी, इक्वल। pH और POH दोनों इक्वल हो गई, तो मैं POH को pH से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा pH प्लस POH क्या हो जाएगा 2pH। तो यहां पर ये हो जाएगा 2pH न्यूट्रल इज इक्वल टू PKW। ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच ये आया PKW डिवाइड बाय 2। किसी भी सॉल्यूशन की न्यूट्रल पीएच इतनी होती है। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए लागू है और हर टेम्परेचर पर लागू है। टेम्परेचर कुछ भी कर दो,
हर सॉल्यूशन पर लगेगा और हर टेम्परेचर पर लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड देन पीएच न्यूट्रल। मुझे बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pKw की वैल्यू कितनी? 14 एंड 14 बाई 2 इक्वल टू 7। तो भैया पीएच न्यूट्रल आई 7। जो आप बोलते हो ना कि जब सॉल्यूशन की पीएच 7 हो जाए, समझे, कि जब सॉल्यूशन की पीएच 7 हो जाए तब जो है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ये बात केवल और केवल कहां तक लागू होती है? ये बात केवल और केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लागू होती है। 25 से ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर तो वैल्यू बदल जाएगी, कम कर दोगे तो भी न्यूट्रल पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। तो केवल 25 पर ही, 25 डिग्री टेम्परेचर है तो ही कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। कि हम बोलते हैं कि पानी जो है ना, पानी की पीएच 7 होती है ना, वो केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। पानी की पीएच बदल जाएगी अगर टेम्परेचर बदल दोगे, पीएच बदल जाएगी। मुझे बताओ नेचर बदलेगी क्या? नेचर नहीं बदलेगी। कि अभी जो है वो 7 पीएच पर पानी न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बदल दोगे तो किसी और पीएच पर भी पानी न्यूट्रल ही रहेगा, पीएच बदल जाएगी, नेचर नहीं बदलेगी। अभी बात करेंगे कैसे। ठीक, तो ये एक हमारे पास आ गया भैया न्यूट्रल पीएच का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखना कि एक और यहां पर हम पॉइंट पढ़ते हैं, छोटा सा पॉइंट है पीएच स्केल का। ठीक है, ये सारी चीजें जो वाटर में ही चल रही है। अभी हम वाटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपकी समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, ये है अपना पीएच स्केल पर, कि यार ये पीएच स्केल क्या चीज है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा? पीएच 0 होने का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात, पीएच 0 होने का मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। पीएच जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो टॉपिक इज पीएच स्केल। देखो कि भाई पीएच स्केल, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में बताया था, सोरेनसन नाम का एक प्राणी था, एक साइंटिस्ट था, उसने पीएच के बारे में बताया, उसी ने पीएच स्केल के बारे में बताया। तो पीएच स्केल होती क्या है? ये सारी चीजें जो ना पीएच के बारे में ये हम पढ़ रहे हैं, इसी को एक तरीके से पीएच स्केल बोलते हैं। कि पीएच की वैल्यू हम बात कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने ये लिखा था पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। ठीक, मुझे बता दो कि अगर जो है वो मैं कहूं कि पीएच की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर पीएच की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो पीएच की मिनिमम वैल्यू होगी 0। ठीक, और पीएच की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप पीओएच को क्या कर दो? मिनिमम कर दो, 0 कर दो। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पीएच की कितनी? पीकेडब्ल्यू। तो वैल्यू हमारे पास आ गई भैया 0 से लेके कहां तक? पीकेडब्ल्यू। और ये वाली जो पीएच है ना, दिस इज न्यूट्रल पीएच। और न्यूट्रल पीएच होती कितनी है? किसी भी टेम्परेचर पर न्यूट्रल पीएच होती है pKw बाय 2। तो दिस इज न्यूट्रल पीएच pKw डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि अगर सॉल्यूशन की पीएच यहां है तब तो न्यूट्रल है, इससे ऊपर होगी ना, इससे ऊपर। ठीक है, यानी कि मैं ये कहूंगा कि इफ पीएच, ठीक है, पीएच इज लेस देन pKw बाय 2, इसके ऊपर जो है ना पीएच की वैल्यू इससे कम है, और इसके नीचे pH इज ग्रेटर देन pKw बाय 2। ठीक है, तो भैया अगर ऊपर है किसी भी सॉल्यूशन की pH इससे ज्यादा, मतलब इस तरफ आ रही है, तो आप देखो कि वास्तव में pH की वैल्यू जो है ना pKw 2 से क्या आ रही है? कम आ रही है। तो इस केस में सॉल्यूशन की नेचर होगी एसिडिक। अगर pH की वैल्यू जो है pKw बाय 2 से जो है वो इधर ज्यादा आ रही है ना, तो सॉल्यूशन होगा बेसिक। ठीक है, और अगर pH यहां आ रहा है तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। तो इन दिस केस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कि इसी चीज को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर समझते हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिलेशन क्या लिखा आपने? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना? 14। ये रिलेशन आया।
अब इस रिलेशन को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। मुझे बताओ पीएच की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू के लिए पीएच को कितना कर दो, 0 कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 14, और ये आया पीएच न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच कितना 7। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, इफ पीएच इज लेस देन 7, ये तो है, ये तो है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। अगर पीएच की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन हो गया कैसा, बेसिक, और यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। बस खत्म बात, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक तरीके से पीएच स्केल है। अब यहां से देखना जरा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये आपको समझना है। देखिएगा कि भाई पीएच स्केल और फैक्ट्स अबाउट वाटर, अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखना जरा कि जैसे मैंने आपको ये बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ kW of water at 90 degree centigrade is, क्या आपको दे दिया 10⁻⁻12, ठीक है, then predict the nature of a solution, predict the nature of a solution of pH 6.3 at 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि भाई अगर पानी के लिए Kw की वैल्यू आपको दे रखी है 90 पर कितनी, 10⁻⁻12। अब आपको बताना है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सॉल्यूशन है, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस सॉल्यूशन के लिए अगर उसकी पीएच 6.3 है, 6.3, तो मुझे आपको ये बताना है, या आपको मुझे ये बताना है कि उसकी नेचर कैसी होगी, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब देखना टेम्परेचर आपने बदला ना, 25 के अलावा टेम्परेचर कर दिया तो सारी वैल्यूज बदल गई, सारे डेटा बदल गए। आप देखो कैसे, क्या मैं ये बोलूंगा कि एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये आपको दे रखा है कि एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड Kw इज गिवन एज 10⁻⁻12, तो मुझे बताओ pKw कितना हो जाएगा, pKw 12। हमें पता है pH प्लस pOH इक्वल टू होता है किसके इक्वल, pKw के, तो pH प्लस pOH इक्वल टू 12। अब भाई वो चीज बदल गई है, ये मैंने कहा ना कि pH प्लस pOH इक्वल टू 14 ना, 90 बार हम बोलेंगे pH प्लस pOH इक्वल टू कितना 12। और इस केस में अगर हम बात करें न्यूट्रल pH न्यूट्रल, तो ये हो जाता है pKw बाय 2, pKw बाय 2 बोले तो कितना 6, यानी अब pH 6 वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और pH 6 वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा ना, तो आप इधर देखो जरा pH स्केल कुछ यूं आएगा, यहां पर तो आएगा न्यूट्रल pH इज 6, यहां पर ये 0 से लेके कहां तक 12 तक। अगर जो है वो pH की वैल्यू, इफ pH इज लेस देन 6 देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, if pH is greater than 6 then solution will be basic। ठीक है, अब मुझे बताओ कि pH दे कितनी रखी है, किसकी नेचर प्रेडिक्ट करनी है, pH 6.3, तो यहां पर नेचर प्रेडिक्ट करनी है, तो मेरे पास जो है ये आया pH इक्वल टू 6.3। मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो भैया जी अब जो है ना सॉल्यूशन जो है बेसिक रहेगा, यानी 6.3 पीएच होते हुए भी सॉल्यूशन बेसिक है, क्योंकि टेम्परेचर बदल दिया है तो सॉल्यूशन की पीएच बेसिक होगी। 6.3 पर सॉल्यूशन जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और पीएच 6 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। जो पहले 7 थी 25 पर 7 तो सॉल्यूशन न्यूट्रल, अब सब कुछ बदल गया है, पीएच 6 पर सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखना तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कि थोड़ा सा हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो है आप यूं समझना कि जैसे मान लो कई बार पानी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है, और उन स्टेटमेंट में आपको पूछ लेता है विच इज ट्रू और विच इज फॉल्स अबाउट वाटर। मैं लिख रहा हूं, पहले स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, है ना, कि क्वेश्चन इज विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, या स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू फॉर वाटर, ठीक है। क्या आपको जो है ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट सही है, एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। जैसे पहला मैंने ये बोल दिया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ KW will increase and water becomes acidic, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा डायरेक्टली लिख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, the H+ ion concentration will increase and water becomes acidic, ठीक। एक मैंने आपको ये बोल दिया, on increasing temperature the OH- ion concentration will increase and water becomes basic, ठीक है। तो वाटर हो गया कैसा, बेसिक। चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बोल दिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW will increase, PKW will decrease, so neutral pH will decrease, ठीक है, and water will becomes acidic, ठीक। एक मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोल दिया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW increase, PKW decrease, so neutral pH will decrease and water remains neutral, ठीक है। जैसे भाई मान लो ये 5 स्टेटमेंट आपके पास, और अब आप पांचों में से आपको चूज करना है कि पानी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो अब इसको समझना, हालांकि वैसे तो मैंने कंसेप्ट आपको पहले ही बता दिया है, और उम्मीद करते हैं आपने आंसर भी जो है उसका सोच लिया होगा कौन सा आंसर होगा, है ना। तो देखो जरा कि पहले तो मैं आपको ये वापस से एक बार कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वाटर के रिगार्डिंग, पानी के रिगार्डिंग, कि यार पानी जो है वो गर्म करने पर एसिडिक होता है या बेसिक होता है या कैसा होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आज के बाद में। तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा कि जैसे अगर हम बात करें ना, तो आप समझो कि पानी जो है कैसे आयोनाइज होता है। तो पानी आयोनाइज होता है भैया, H2O will be ionized according to this reaction H3O+ और ये OH-, ठीक है। कि T=0 पर हमने C, ये 0, थोड़ी देर में जब इक्विलिब्रियम आया था तो ये हो गया C- C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। पहले मैंने इसको H2O+ H2O लिखा था, आप 2H2O भी लिख सकते हो एक साथ। H2O+ H2O इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि पानी सॉल्यूट है, पानी ही सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए KW हमने लिखा क्या, H3O+ की कंसंट्रेशन इनटू OH- की कंसंट्रेशन। चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वहां पर मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर अल्फा बढ़ेगा तो मुझे बताओ, देखो H3O+ आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, OH- आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। जिस फैक्टर से H+ बढ़ेगा उसी फैक्टर से OH- बढ़ेगा, और भैया KW की वैल्यू भी बढ़ेगी, PKW की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल के साथ बताया था, कंपेयर करके बताया था कि 25 पर क्या होता है, 90 पे क्या होता है। फिर अगर PKW जो कम होगा तो मुझे बताओ न्यूट्रल पीएच ये होती है PKW/2, ये होती है। PKW अगर कम हो रहा है तो पीएच न्यूट्रल,
ये भी क्या होगा, कम होगा, न्यूट्रल पीएच की वैल्यू भी कम होगी। और अगर न्यूट्रल पीएच कम होगी तो आप कहोगे सर पीएच कम हो रही तो एसिडिक ना, ऐसा नहीं है कि भाई पहले पीएच 7 पर, मुझे बताओ न्यूट्रल पीएच कम हुई लेकिन भैया पीएच और H प्लस और OH माइनस तो इक्वल ही रहना है ना, और H प्लस OH माइनस इक्वल होता है, ठीक है, तो पीएच भले ही कुछ भी हो जाए, पीएच जो है वो कुछ भी हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, है ना। तो भाई इस केस में पीएच न्यूट्रल तो कम होगा, और इसका मतलब यह है कि पहले पीएच 7 पर पानी न्यूट्रल हो रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा दिया 6 पर, पीएच 6 हो गई, क्योंकि न्यूट्रल पीएच 6 हो गई तो कोई बात नहीं, पानी 6 पर न्यूट्रल हो जाएगा, रहेगा न्यूट्रल ही, क्योंकि भैया हमेशा रहना H प्लस और OH माइनस को हमेशा इक्वल ही रहना है, ठीक है। तो भैया पानी चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी कर दो, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैल्यू ऑफ KW इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वाटर एसिडिक हो जाएगा, ये बात गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे H प्लस आयन इंक्रीज होगा, ये सही बात है, H प्लस इंक्रीज होगा, लेकिन भैया पानी फिर भी न्यूट्रल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जितना H प्लस आयन इंक्रीज हुआ है उतना ही OH माइनस इंक्रीज हुआ है, तो एंड वाटर बिकम्स एसिडिक, ना भाई एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। अगर मान लो ये इतना स्टेटमेंट देता ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो स्टेटमेंट सही था, लेकिन आगे वाला गलत है, इसलिए ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द OH माइनस विल इंक्रीज, यहां तक सही है, OH माइनस इंक्रीज होता है, लेकिन OH माइनस इंक्रीज होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर बेसिक हो जाए, वाटर रहेगा न्यूट्रल ही, क्यों, क्योंकि जितना OH इंक्रीज हुआ उतना ही H प्लस इंक्रीज हुआ है, वाटर बिकम्स बेसिक, ना भाई बेसिक नहीं होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW will increase, PKW will decrease, so न्यूट्रल पीएच विल डिक्रीज, बिल्कुल भाई यहां तक सही है, न्यूट्रल पीएच डिक्रीज हो रही है, और न्यूट्रल पीएच डिक्रीज हो रही है एंड वाटर विल बिकम्स एसिडिक, ना भाई एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल ही रहेगा, अगेन बोल रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW इंक्रीज, PKW डिक्रीज, सो न्यूट्रल पीएच विल डिक्रीज एंड वाटर रिमेंस न्यूट्रल, ये सही है, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट वाटर। ये मेरे ख्याल से पानी के बारे में सारे फैक्ट्स हमने देख लिए, और आपको जो है सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं सारी चीजें जो आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब यहाँ पर देखो एक और छोटा सा पॉइंट हम कवर कर ही लेते हैं, 5 मिनट का है, कि भाई जो हमने अभी एक सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करी थी ना, कई बार जो है कई क्वेश्चंस में सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में लिखा होता है, ठीक है, हालांकि जो है वो मेडिकल में तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप जेई के स्टूडेंट है तो वहां पर कई क्वेश्चनों में के SIC का जिक्र होता है, SIC यानी सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, देखो कि कुछ हमारे पास सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, है ना, कि कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली, है ना, जिनमें प्रोटॉन होता है, तो कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को आयनाइज कर लेते हैं, या खुद ही अपने आप ही आयनाइजेशन उनका हो जाता है, जैसे आप ये समझो, हेडिंग इज सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट KSIC, है ना, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। देखो जरा ध्यान से, होगा ये जैसे पानी है, ठीक है, एक कंटेनर पानी ले रखा है, तो जहां कहीं पर भी पानी आपने ले रखा है, एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो पानी क्या करेगा, खुद ही खुद का आयनाइजेशन कर देगा, यानी एक मॉलिक्यूल H प्लस रिलीज करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको अलग से किसी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, खुद ही सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, अपने आप आयनाइज हो गया, तो इसके लिए हम जो KW बोलते हैं ना, यही क्या होता है KSIC। अगर इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, है ना, K इक्विलिब्रियम, क्योंकि भैया ये तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, यहां पर तो 1000/18 हमेशा कांस्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं KSIC, और ये इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। जैसे NH3 है, भैया किसी दूसरे सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप ही एक H प्लस दे देगा, दूसरा H प्लस ले लेगा, तो ये कन्वर्ट होगा NH2 माइनस और NH4 प्लस, तो इसके लिए KSIC मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 माइनस, है ना, NH2 माइनस एंड NH4 प्लस, ठीक है। जैसे अल्कोहल है ROH, ठीक है, तो ये कैसे आयनाइज होगा, RO माइनस और साथ में ROH2 प्लस, इस तरीके से, तो इसके लिए KSIC मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ RO माइनस
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ROH2 प्लस। तो ये जो RSIC या KSIC होता है ना, ये एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। किसी क्वेश्चन में आपको अगर इनकी वैल्यूज मिल जाए तो आपको जो है बेसिकली जैसे हम KW के साथ कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। तो भैया ये था आज का हमारा लेक्चर। बहुत ही जरूरी टॉपिक यहाँ पर हमने पढ़ा, फैक्ट्स अबाउट वाटर। अगर कोई चीज मिसिंग है या अगर आपको कोई भी चीज कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन है, आप लेक्चर दोबारा देखें। और इसके अलावा जो हो आप क्या करोगे भैया, लेक्चर दोबारा देखो, एक बार एनसीईआरटी खोल के भी देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी अपने लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है, ठीक है। तो ध्यान रहे। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप मेरे को अपना डाउट वहां सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके डाउट का जवाब देने के लिए, ठीक है। और यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान में रखें, अपनों का ध्यान रखें, कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लेके आए। मिलते हैं अगली क्लास में।